नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूँ यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो वैकेंसीज खुली हैं उनके बारे में बात करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा? एक सेकेंड दोस्तों, रुकिएगा, है ना। हाँ, अब काम करने लगा भाई। तो चलिए, कोई बात नहीं, फिर से शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा दोस्तों कि ये देखिए यहाँ पर जरा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा। इसमें वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं भैया। 11 मार्च को यहाँ पर आप ओपनिंग डेट देख सकते हो। 11 मार्च से शुरू है और 10 अप्रैल तक है। तो बहुत सारे दिन हैं, आप आराम से इसे भर सकते हैं, ठीक है। और बिना समय गवाए हम पहुंचेंगे भैया। कौन कौन सी पोस्ट है, तो आपके सामने पोस्ट अब आपको दिख गई होंगी, है ना। कहाँ कहाँ पर बताया गया है, कितनी कितनी एज की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, पहले तो समझ लीजिए पोस्ट कौन कौन सी है। एक है चीफ फायर ऑफिसर की ज़रूरत है यहाँ पर, उसका कोड सामने दिया है 12301। एक है टेक्निकल ऑफिसर, है ना, और ये इसका कोड है। और देखिए, ये दोनों के दोनों गेजेटेड है ना। साइंटिफिक साइंटिफिक ये भी गेजेटेड है, साइंटिफिक। फिर आ जाता है नॉन गेजेटेड। नॉन गेजेटेड कौन कौन सी पोस्ट है? एक है सब ऑफिसर बी, और एक है आपका ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन, ठीक। ये है नॉन गेजेटेड टेक्निकल पोस्ट है, ये नॉन गेजेटेड टेक्निकल पोस्ट है ये दोनों, ठीक है। और ये है गेजेटेड साइंटिफिक स्टेशन ऑफिसर, डेप्यूटी चीफ फायर ऑफिसर। और चीफ फायर ऑफिसर तो है ही है, और टेक्निकल ऑफिसर है ही है। ये कंप्यूटर का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये इनके पे लिखे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये इसमें बताया गया 40 से ऊपर और नीचे क्या क्या होना चाहिए, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है। फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। जो 1 से लेकर के 4 तक की जितनी पोस्ट है, ये सारी की सारी गेजेटेड है ना, साइंटिफिक वो भी। और ये जो नीचे की दो है, ये है आपकी नॉन गेजेटेड। तो ये आप समझ गए होंगे क्या क्या कैसा है, सब ऑफिसर और ड्राइवर कम ऑपरेटर। चलिए, तो अब सीधे पहुंचते हैं नीचे की तरफ, है ना। एक्सपीरियंस वगैरह की सारी बातें हमारी वहीं पे हो जाएगी। अब आप देखेंगे कि डिटेल्ड वैकेंसीज हैं, ये आपकी कैटेगरी वाइज दे दी गई है। वहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया नहीं है। जैसे कि चीफ ऑफिसर की जो है एक ही है, जनरल में खाली है वो भी। फिर आप टेक्निकल ऑफिसर की देखोगे जब आप, तो यहाँ पर दो पोस्टें मिलेंगी। एक मिलेगी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, से टोटल हो जाती है। डेप्यूटी चीफ ऑफिसर की भी दो ही पोस्ट है, जनरल में ही खाली है पूरी की पूरी। स्टेशन ऑफिसर की 3 पोस्ट है, जनरल में एससी में 2 है, एसटी में 1 है और ओबीसी में 1 है। और सब ऑफिसर की बात करें तो 15 है जनरल की, एससी की 2 है, एसटी की 3 है और ओबीसी की 7 है और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1 है, ठीक है। ड्राइवर कम की ज़्यादा है भैया। जनरल में 47 है, एससी में 17 है, एसटी में 1 है, ओबीसी में 5 है और ईडब्ल्यूएस में 13 है। तो इस तरह से ये वैकेंसीज हो गई अपनी कैटेगरी वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ अगर, कि कैसी कैसी क्या रहेंगी, तो देखिए, अगर आपको चीफ फायर ऑफिसर बनना है तो भैया इसमें कहा गया है आपके पास बी होनी चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, आपने की हो 60% डिग्री के साथ, है ना, ये थोड़ा सा। और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस की बात ही करते हैं कि 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 साल एस डी सी एफ ओ कहीं आप रहे हो, ये भी ज़रूरी है। आपका 12वीं में जो है 50% मिनिमम मार्क्स आया हो, प्लस पास्ड डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर, है ना, अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। और आपके पास भी वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस तो होना ही चाहिए। तो सीधी सी बात है भाई, फायर ऑफिसर वाली बात है तो क्यों नहीं होना चाहिए सब कुछ, है ना। अच्छा, चलिए नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। टेक्निकल ऑफिसर की बात करें भैया, तो बी बीटेक आपका 60% के साथ। लेकिन बी बीटेक किस फील्ड में होना चाहिए? तो बेटा कंप्यूटर वाला था ये, तो कंप्यूटर के ये अगर फील्ड है आपके पास, इनमें से कोई भी है ना, कंप्यूटर नेटवर्किंग और दुनियादारी जितनी आपको दिख रही है, तो आप बी हो और 60% है आपका, तो आप भर सकते हो। और मैं बता दूं कि एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले में आपने देखा है पूरे 12 साल का एक्सपीरियंस लगभग मांगा गया है, और अगर आप बी वाले हैं तो 8 साल का एक्सपीरियंस आप दिखा करके काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। और ये देखिए ज़रा, ऐसा नहीं सिर्फ कंप्यूटर वाले ही टेक्निकल ऑफिसर को भर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं। ये देखिए, मतलब कहीं से भी आपने इंजीनियरिंग करी है, आपके लिए पोस्ट है। सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग करी है, इनमें से कोई एक ब्रांच है, आप इसे भर सकते हो। एक्सपीरियंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी नहीं है। जहाँ पर है मैं बताऊँगा, जैसे यहाँ पर अब 6 साल का है, किसमें अब ये डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर है भैया। तो इसमें बोला है वही कि भाई 12वीं होनी चाहिए और बी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की होनी चाहिए 60% के साथ। और साथ में इनके पास कोई नेशनल फायर सर्विस कॉलेज जो है उसका कोर्स होना चाहिए इनके पास। ये 6 साल का एज ए स्टेशन, और 6 साल आप स्टेशन ऑफिसर के रूप में रहे हो। और अगर आपके पास बी है इंजीनियरिंग की,
तो आप 2 साल कहीं स्टेशन ऑफिसर के रूप में आप रहे हो, ठीक है। देखिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए ना, या तो बी इंजीनियरिंग है तो 2 साल का, अगर आपने इंजीनियरिंग करके रखी है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, और अगर आप ऐसे 12वीं पास है 50% के साथ, तो फिर आपके पास नेशनल फायर सर्विस कॉलेज का कोर्स होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 6 साल का। तो मतलब अगर ये है तो ये एक्सपीरियंस, और अगर ये है तो ये एक्सपीरियंस, ये आसान भाषा में। और भैया नो डाउट कि आपको हैवी व्हीकल लाइसेंस तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। वैसे हालांकि इतना मैंडेटरी नहीं है, इन्होंने बोला देखो अबव एक्सपीरियंस जो है वो इतना ही मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने बी किया हुआ है तो आप मस्ट हैव 3 years ऑफ रेलेवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, मतलब 3 साल का तो इनने भैया कह दिया कि होना ही होना चाहिए। अब आ जाइए भैया नीचे की तरफ चलते हैं, स्टेशन ऑफिसर की बात करते हैं। सेम वही है भैया कि अगर आपके पास ये है 12वीं है 50% है तो, और कहीं आपने स्टेशन ऑफिसर्स का कोर्स किया हुआ है नेशनल फायर में तो, और साथ में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है सब ऑफिसर का, तो आप भर सकते हो। और अगर आपके पास बी है आपकी फायर इंजीनियरिंग की, और आप ये पोस्ट भरना चाहते हैं 60% है आपके साथ बी में, तो आपको कोई भी, मतलब देख लो आप, मतलब फायर इंजीनियरिंग से अगर आपने बी की हुई है 60% है, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बी नहीं है, आपने 12वीं की है 50% के साथ, और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 साल का ये एक्सपीरियंस भी चाहिए। बाप रे, इतनी डिग्री देख लो, यहाँ आती डिग्री की पेमेंट हो जाती भी है, ये है भैया, मतलब डिग्री की बात है। अब ये देखो सब ऑफिसर बी की बात कर रहे हैं ये, आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने 15 साल तक फायरमैन ड्राइवर कम तक आप ऐसे काम किया हो, और या तो अगर आप क्या कहते हैं, और आपके पास ये सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा, 12वीं के साथ 50% है ही, और 12 साल का एक्सपीरियंस लग रहा है आपका, ठीक है। तो कोई भी एक चीज़ लग सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और ड्राइवर वगैरह के लिए भैया एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा, लेकिन बोला है कि 12वीं होनी चाहिए 50% के साथ, वैलिड हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस स्वाभाविक होना चाहिए, 1 साल आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास कोर्स होना चाहिए, फायर फाइटिंग का इक्विपमेंट का, ये सब बोला है। 3 चीज़ें चाहिए, 12वीं 50% के साथ होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी वाला, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और फायर फाइटिंग या फायर एक्सटिंग्विशर में आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कुछ ऐसा है भैया कि जो शुरू की पोस्ट है, देखेंगे ध्यान से, एक है चीफ फायर ऑफिसर और एक है डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, यानी दोनों जो चीफ फायर ऑफिसर है डिप्टी वाले, मतलब चीफ और डिप्टी चीफ वाले, इनमें ये बोला है कि भैया इनका सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, है ना, उसके लिए बुलाया जाएगा इनको। फिजिकल स्टैंडर्ड अगर ये पास हो जाते तो सीधे इनका जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू के हिसाब से इनकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी। वहीं अगर टेक्निकल ऑफिसर की बात करूँ भैया, सी वाला खासतौर पे, तो इनके लिए ऐसा है कि स्क्रीनिंग और रिटन टेस्ट हो सकता है, अगर लगा तो, है ना, लगा तो, नहीं तो बेटा इनका भी सिर्फ जो है इंटरव्यू के ही हिसाब से इनका भी बन जाएगा, है ना, वो भीड़ के ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो वो कर देंगे। अगर आपने मान लो स्टेशन ऑफिसर ए भरा हुआ है, तो आपका ऐसा कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल असेसमेंट टेस्ट भी होगा। देखो फिजिकल स्टैंडर्ड तो करवा ही रहे हैं, उसके बाद फिजिकल असेसमेंट टेस्ट भी करवा रहे हैं, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट टेस्ट एंड कमांड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो जो क्वालिफाई कर जाएंगे तुमको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के ही आधार पर फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब मान लो आपने सब ऑफिसर बी चुना, या आपने ड्राइवर कम ये सब चुन रहे हो आप, तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर आपका फिजिकल असेसमेंट टेस्ट होगा, एंड कमांडिंग टेस्ट हो सकता है ना, कमांडिंग टेस्ट होगा। और जब आप उसको क्लियर कर जाएंगे, तब आपको स्टेज 2 प्रिलिमिनरी टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो मतलब देख रहे हैं आप, स्टेज 1 जैसे ही आपने क्लियर किया, है ना, स्टेज 1 जैसे आपने क्लियर किया, तो फिर आता है आपका स्टेज 2। क्या आता है बच्चों, स्टेज 2 आता है, ठीक है। अब स्टेज 2 में क्या आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, इसमें क्या है 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, चार चार जो है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इंग्लिश हिंदी में, ये रहे सब्जेक्ट आपके, मैथ्स 20 नंबर की, साइंस 20 नंबर की, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 50 का है ये। और मतलब इतने क्वेश्चंस हैं, और इतने क्वेश्चंस हैं, मार्क्स कितने हैं भैया, एक आंसर सही गया तो 3 नंबर मिलेंगे, और गलत हो गया तो 1 मार्क कट जाएंगे। और अगर किसी ने भी, अगर जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का वो बंदा 40% से कम अगर मार्क्स आते तो फेल कर दिया जाएगा, SC ST OBC को वहीं 30% से कम आने पर फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स स्क्रीन इन, और जो लोग स्टेज 2 में पास हो जाएंगे उनको कहा जाएगा स्टेज 3 में जाइए, जो कि एडवांस टेस्ट है, मतलब कि ये वाला। तो आप देख रहे हैं ना, पहले स्टेज 1 क्लियर करना है, फिर स्टेज 2 में आना है, स्टेज 2 फिर आपको एक पेपर देके क्लियर करना है जिसमें 30% से ऊपर ही होना चाहिए, और ये जब क्लियर हो जाएगा तब आपको स्टेज 3 में जाना है। इसमें फिर से एक पेपर लिया जाएगा, वो 2 घंटे का होगा, इससे पहले वाला आपका 1 घंटे का पेपर, ये वाला 1 घंटे का था स्टेज 1 में। स्टेज 3 में अब वही 50 क्वेश्चन ही है, MCQ ही है, लेकिन अब 2 घंटे का पेपर हो गया है ना। और इसमें आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन और इन सब के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 3 मार्क्स मिलेंगे सही आंसर के, और गलत होने पर 1 मार्क काट लिया जाएगा। इसमें पास होने के लिए किसी भी तरीके से जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 30% से कम नहीं लाना है, इससे ऊपर ही होना चाहिए। SC ST OBC को 20% से ऊपर मार्क्स चाहिए। जो इसमें पास हो जाएंगे भैया, है ना, देखो मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द स्टेज बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 3 ओनली,
ठीक है, तो इसके हिसाब से फिर आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जरा, जो बहुत देर से आपने फिजिकल स्टैंडर्ड आप सुन रहे थे, जहाँ जहाँ पे मैंने फिजिकल स्टैंडर्ड बोला है वहाँ पर देखिए हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, आपका वेट होना चाहिए 50 kg मिनिमम, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 81 और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए, 46 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। आपकी आंखें जो है 6x6 होनी चाहिए, बिना ग्लास पहने। और नाइट और ब्लाइंड कलर शेल भी डिस्क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस है या कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। अब आता है फिजिकल असेसमेंट टेस्ट में ये लोग क्या क्या करवा रहे हैं आपसे। तो ये पोस्ट कोड जो 12304 से लेकर के 12306 तक के लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए अगर आप 40 तक के हैं, अगर आप 40 से 45 और 45 से 50 के बीच में, तो इन्होंने कहा है कि आपको जो है 100 मीटर की रन दौड़नी पड़ेगी। जो अंडर 40 है उनको 25 सेकंड में, जो 40 से 45 है वो 28 सेकंड में, और जो इनसे ऊपर है तो वो 30 सेकंड में दौड़ करके दिखाएंगे। आपको शुड बी एबल टू ले 4 लेंथ्स ऑफ होजेज ईच 15 मीटर्स लॉन्ग फ्रॉम द एप्लीकेशंस फ्रॉम द अप्लायंस इन, देख रहे हैं 3 मिनट का है ना, इनके लिए 3 मिनट में करना है, इनको 4 मिनट में करना है, इनको 5 मिनट में करना है। भैया ऐसे ही अगर आपको जो है वो लैडर नहीं होती जो लटका देते हैं ऊपर से, तो वो 10 मीटर की रहेगी करीब करीब, उसको चढ़ना आपको 2 मिनट में। जो 40 तक के एज वाले हैं फिर 3 मिनट में इनको चढ़ना है। 40 से 45 वालों को इनके लिए दिया गया है 4 मिनट, जो 45 से 50 के एज में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे शुड बी एबल टू कैरी अ पर्सन। देखो अब आपको एक आदमी को अपने ऊपर उठा करके भी चलना पड़ेगा, उसका वेट और खुद का वेट, वही 25 मीटर तक चलना है। ये काम अंडर 40 वालों को 3 मिनट में करके दिखाना है, 40 से 45 वालों को 4 मिनट में, और 45 से 50 वालों को 5 मिनट में करके दिखाना है। ठीक है ना। पुशअप्स भैया जो है एबल टू डू पुशअप्स, इनको 20 करने हैं, फिर इनको 15 करने हैं, इनको 12 करने हैं। और भैया 1.5 किलोमीटर के आसपास जो है आपको दौड़ लेना है 10 मिनट में, इनको 12 मिनट में, इनको 14 मिनट में। और वहीं पे जो रोप है, रस्सी कूदने वाली जो बात है, वो 3 मीटर तक इनको, और बाकी किसी को कुछ भी कूदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था फिजिकल स्टैंडर्ड वाली बात मैंने कही। नेचर और ड्यूटीज़ की बात बताई जा रही कि किसको क्या करना है, तो ये आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, है ना, ये कुछ खास नहीं है। और एज की छूट तो आपको मालूम है भैया, हमेशा से अपनी अपनी कैटेगरी के सबको पता ही होगा। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, और पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 साल की, और एक्स सर्विसमैन को 3 साल की मिल रही है। और यहाँ पर और भी बहुत तरह के ये छूट मिलते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना। इंटरेस्ट वो नहीं है, इंटरेस्ट ये है भाई कि पेपर पहले निकलना चाहिए, वो वाली बात है। ठीक है, इसके बाद ये इसमें अब यहाँ पे आ जाती है भैया फीस, जो मुझे आपको बतानी है, तो ध्यान से देखिएगा जरा। फीस में इन्होंने कहा है जो पहला है चीफ ऑफिसर फायर ऑफिसर के लिए भर रहे हो तो 500 रुपये, टेक्निकल ऑफिसर के लिए भर रहे हो कंप्यूटर के लिए 500 रुपये, डेप्यूटी चीफ ऑफिसर के लिए भी 500 रुपये, स्टेशन ऑफिसर के लिए 200 रुपये, सब ऑफिसर के लिए भी 200 रुपये, और ड्राइवर कब इनके लिए 100 रुपये की फीस आपकी लग रही है। तो आप अपने हिसाब से इनकी फीस भी देख सकते हैं। और दोस्तों मुझे नहीं लगता अब इसके बाद कुछ भी चाहिए, है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, एक पोस्ट के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो आप, और भी भर सकते हो आप, इसके लिए मनाही नहीं की गई है, लेकिन अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा और अलग अलग फीस भी देनी पड़ेगी। ठीक है ना। और ये फोटो वगैरह है तो मैं नहीं चाहता आप ये सब देखो, क्योंकि आप, मेरा ये मानना रहता है भाई देखिए, टाइम बचाइए और जाकर के कहीं ऑनलाइन से जाकर के फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि खुद से भरेंगे तो कोई ना कोई दिक्कत आती रहेगी। इससे अच्छा आप तैयारी पे ज़्यादा ध्यान दें। और ये नंबर लिखे हुए हैं, आपको कोई भी तरीके की जानकारी चाहिए आप इन नंबरों पर इनको सेव कर लो, इनको भैया लगाते रहना फ़ोन, है ना। चलिए, और ये क्या क्या बताया गया है, ये तो खैर फिर जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तब की बातें है ये। तो इनको भी यहाँ पर छोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो मैंने बताया वो सारी जानकारी बड़ी लाभदायक लगी होगी। फिर भी जैसा भी रहा हो मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, और मिलते हैं अगले किसी नोटिफिकेशन के साथ।